हेलो एवरीवन, मैं अर्चना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हमारी क्लास है वो हिंदी साहित्य की मैराथन क्लास है। आप सभी लोग एक पेन और कॉपी साथ रखें। जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे वो नोट करते रहें। वैसे तो पूरी क्लास ही महत्वपूर्ण है, इसमें हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं जो आपकी पुरानी साल की परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो बेटा आप तैयार रहें इसके लिए। मेहनत करना हमारा काम है। हमने आपके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न इकट्ठे किए हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, बस मन लगाकर पढ़ना आपका काम है। हमारा उद्देश्य ही है आपकी सफलता। तो आप लोग मन लगाकर पढ़ें। स्मार्ट स्टडी, डीप स्टडी के साथ साथ स्मार्ट स्टडी करें, है ना। तो जो मेन पॉइंट्स हैं उनको नोट करते रहें, आपके एक बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार से है? भारोपीय, द्राविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती? हिंदी किस भाषा परिवार से है बेटा? भारोपीय से, द्राविड़ से, ऑस्ट्रिक से या चीनी तिब्बती से? तो हमारे भारत में 4 भाषा परिवार हैं। 4 भाषा परिवार हैं, ये सबको पता होना चाहिए। कितने भाषा परिवार हैं बेटा? 4 भाषा परिवार हैं। इनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। इसमें से हमें ऑप्शन ढूंढना है कि हमारी हिंदी जो है वो कौन से भाषा परिवार से है। भारोपीय से है, ऑस्ट्रिक से, द्राविड़ से या चीनी तिब्बती से? तो जो भारोपीय भाषा है वो 73% बोली जाती है। आपकी जो द्राविड़ है वो 24% है। ऑस्ट्रिक है वो 1.3% है। चीनी तिब्बती 0.7% है। तो ये भाषा परिवार हैं। 4 भाषा परिवार हैं भारत में, भारोपीय, द्राविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। तो अधिकांशतः भारत की जो भाषाएं हैं वो भारोपीय भाषा परिवार से हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा बेटा वो ऑप्शन ए है। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार से है। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार से है। आप सभी लोग पेन साथ में रखें और नोट भी करते जाएं आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करते रहें साथ के साथ। चलिए पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली या प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से? इसका क्रम मैंने बेटा आपको क्लास में बताया हुआ है। जब भी प्रैक्टिस सेट कराते हैं तो आपको ये क्रम अवश्य बताते हैं। इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो आपको क्रम अवश्य बताया जाता है। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो पहले क्रम देख लेते हैं, फिर आंसर आप खुद टिक करेंगे। तो हिंदी का जो विकास क्रम है वो इस तरह है। हिंदी का विकास क्रम, हिंदी का विकास क्रम, ये क्लास जो आपकी है वो हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप लोग ध्यान लगाकर पढ़ें। तो पहला संस्कृत था रूप। हिंदी की आदि जननी किसे कहेंगे? संस्कृत को हिंदी की आदि जननी। एक प्रश्न बन जाता है, हिंदी की आदि जननी किसको कहेंगे? तो संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। संस्कृत से बेटा पाली में रूप परिवर्तित हुआ। पाली से प्राकृत में, प्राकृत से अपभ्रंश आई। अपभ्रंश से ही हिंदी का निर्माण हुआ। अवहट्ट भी है अपभ्रंश का आगे और ज्यादा बिगड़ा हुआ रूप अवहट्ट है, फिर उसके उपरांत हिंदी है। तो अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास माना जाता है, जो अपभ्रंश से ही हिंदी का जन्म माना जाता है। तो आप किस पर टिक करेंगे बेटा? किस पर करेंगे? अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। ठीक है, ये रूप परिवर्तित हुए हैं आपके हिंदी के। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है, संस्कृत वेदों की भाषा थी। पाली आपकी प्रथम देश भाषा। अगर पूछा जाए, प्रश्न आ जाए भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी थी, तो आप याद रखेंगे पाली थी। पाली बौद्ध धर्म के उपदेश जो भी हैं वो पाली भाषा में है। बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली। प्राकृत थी जैन धर्म की भाषा। महावीर स्वामी के जितने भी उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में है। फिर अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश से हिंदी। अपभ्रंश के भी कई प्रकार हैं, सौरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, ये बताए हैं मैंने। हिंदी साहित्य की एक क्लास आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ अपभ्रंश के प्रकार बताए हैं। ठीक है बेटा, और एक और पॉइंट नोट करते रहें, हिंदी की आदि जननी। अगर प्रश्न आ जाए हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है, तो हिंदी की आदि जननी नोट करते रहें बेटा, संस्कृत है। संस्कृत है। और क्लास छोड़कर कहीं भी अभी जाना नहीं है बीच में।
एकदम शांति से क्लास लें बैठकर। हिंदी की आज जननी संस्कृत है। ठीक है, ये प्रश्न बन गया। और सामान्यतः यहाँ याद रखेंगे इस बात को, सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से मानेंगे। और हिंदी का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। ये याद रखेंगे, पॉइंट नोट कर लें। हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी है। हिंदी कौन से अपभ्रंश से जन्मी है? तो हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से जन्मी है, सौरसेनी अपभ्रंश। तो आपका ये भी प्रश्न बन जाता है, इसको भी नोट कर लें बेटा। इस तरह आपके ये प्रश्न बन गए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है कौन सी भाषा? ब्रजबुली। इस शब्द को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, ब्रजबुली। ब्रजबुली, ब्रज भाषा नहीं लिखा है, ब्रजबुली। तो ये ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बंगला। इसको मैंने प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ है। किस किस को आता है वो इसका आंसर अवश्य करे। ए है, बी है, सी है या डी है? बेटा ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? आप लोग बताएं, पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला? तो ब्रजबुली नाम है पुरानी बांग्ला का। इसमें कृष्ण के गीत लिखे जाते थे, कृष्ण के काव्य लिखे जाते थे ब्रजबुली में। इसे पुरानी बांग्ला भी कहते हैं, ये याद रखना। ठीक है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। आपका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है बेटा आपका, हिंदी भाषा का विकास का सही अनुक्रम है। अभी क्रम बताया, अब ये प्रश्न आ गया। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके पुरानी परीक्षा में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर में है ये प्रश्न। तो कौन सा क्रम बनेगा? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। प्राकृत, अपभ्रंश, प्राकृत, हिंदी, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो हमने तो अभी ही पढ़ा था संस्कृत। संस्कृत से आपको ये रट जाना चाहिए बेटा कि हमें क्रम से रिलेटेड आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो जाए। और हमारा यही उद्देश्य है, आप पास ही ना हो, केवल अच्छे से अच्छे नंबर भी गेन करें, है ना। यानी कि पूरे नंबर आपके हिंदी में तो आने ही चाहिए। हिंदी, संस्कृत, हाँ सर भी आपको संस्कृत बहुत ही मेहनत से पढ़ा रहे हैं। आपकी मैराथन क्लासेस भी हो रही हैं। जिन साथियों ने मैराथन क्लासेस संस्कृत की नहीं ली हैं वो आप उन्हें ज्वाइन करें। ठीक है, अच्छे से तैयारी करें। आपका पेपर बहुत ही नज़दीक है, 24 अक्टूबर को आपका एग्जाम है। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत और फिर अपभ्रंश और हिंदी, इस क्रम को आप दिमाग में बैठा लें कि इससे संबंधित कोई प्रश्न आ जाए हम एकदम हल कर लेंगे। तो ये क्रम कहाँ बन रहा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो हमारा ये क्रम बन रहा है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा। हिंदी भाषा का विकास का सही अनुक्रम पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी होगा। इसको नोट कर लें बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो आपकी भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं, उनकी बोलियां हैं। उपभाषा व बोलियां भी हैं आपकी बोलियां। इसके हम चार्ट को एक बार देख लेते हैं, उपभाषाएं व उनकी बोलियां। तो उससे हमें पता चल जाएगा। ब्रिज भाषा यहाँ पर हमने ये रखा है। तो जो आपकी पश्चिमी हिंदी है ये उपभाषाएं हैं। उपभाषाएं, कलर चेंज कर लें इसका। ये आपकी उपभाषाएं हैं, उपभाषाएं। और इधर आपकी बोलियां हैं। कौन सी उपभाषा से ये कौन सी बोलियां निकली हैं? पश्चिमी हिंदी से ब्रिज भाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी। खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। कौरवी किस भाषा को कहा जाता है? तो खड़ी बोली को याद रखेंगे बेटा, यहाँ से एक प्रश्न बनता है। कौरवी किस भाषा को कहेंगे या किस बोली को कहेंगे? तो खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। पश्चिमी हिंदी से निकली ब्रज भाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी। इस चार्ट को ध्यान रखना है। और ये सौरसेनी अपभ्रंश से बनी है। सौरसेनी अपभ्रंश से बेटा, अपभ्रंश से इन भाषाओं का, इन बोलियों का जन्म हुआ। और ये पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से निर्मित है, ये याद रखेंगे, कभी कभी प्रश्न आ जाता है। पश्चिमी हिंदी कौन से अपभ्रंश से है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी हमारी सौरसेनी अपभ्रंश से है। अभी आपको एक पॉइंट नोट कराया था तो याद रखेंगे इसको। पूर्वी हिंदी में आएगा, आपकी बोलियां आएंगी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, A B C। ये ट्रिक बना सकते हैं। अवधी
बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी में आती हैं। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली और मगही आएगी आपकी बिहारी हिंदी में। पूर्वी हिंदी जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, ये अपभ्रंश के प्रकार हैं बेटा, ठीक है। बिहारी हिंदी जो आपकी है वो मागधी अपभ्रंश से जन्मी है, मागधी अपभ्रंश से, ठीक है। राजस्थानी है ये भी सौरसैनी अपभ्रंश से है। पहाड़ी आपकी जो है वो खस अपभ्रंश से है। पहाड़ी हिंदी है, पहले यहाँ कहाँ थे, पूर्वी हिंदी पर। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी में ये बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी में आपकी ब्रिज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी ये आती हैं, ठीक है। बिहारी हिंदी भोजपुरी, मैथिली और मगही बिहार की तरफ की भाषाएं हैं ये। भोजपुरी, मैथिली, मगही ये बोलियां हैं, तो इनको याद रखेंगे। राजस्थानी हिंदी में मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी आएगी। और पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली आएंगी। और ये खस अपभ्रंश से हुई हैं। तो आ भी सकता है आपके एग्जाम में यूटेट में कि पहाड़ी हिंदी का अपभ्रंश क्या है, तो खस अपभ्रंश है बेटा, ये याद रखेंगे। राजस्थानी का सौरसैनी ही है, सौरसैनी अपभ्रंश ही है राजस्थानी हिंदी का। तो ये चार्ट आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको शेयर कर दी जाएगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जो भी साथी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वो लोग अवश्य जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप से। चलिए, हमारा प्रश्न क्या था कि ब्रज भाषा है। अब हमें समझ में आ गया कि ब्रज भाषा किस में थी, पूर्वी हिंदी में, बिहारी हिंदी में, पश्चिमी या पहाड़ी में। तो पश्चिमी हिंदी में हमारी ब्रज भाषा थी। पश्चिमी हिंदी में ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, कौरवी, कन्नौजी ये किस में आएंगी, पश्चिमी हिंदी में, ठीक है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है। अभी आपको मैंने बताया था अगर ऐसा प्रश्न आ जाए भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है तो किस पर टिक लगाएंगे, पाली, प्राकृत, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आप लोग आंसर करें, मैंने अभी ही बताया है, पिछले प्रश्न में बताया है कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है। पाली है, प्राकृत है, संस्कृत है, इनमें से कोई नहीं। जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे होंगे वो आंसर कर लेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य करें तो हमें ये लगेगा आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, है ना। साथ के साथ आंसर करते रहेंगे तो एक जुड़ाव महसूस होगा और ये लगेगा कि आप बहुत ही उत्सुकता से इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, है ना। आपको अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे नंबर नहीं मतलब फुल नंबर लाने हैं, है ना। इस तरह पढ़ाई करो कि आपके 30 में से 30 आए प्रश्न, 30 में से 30 आपके नंबर आ जाएं। कोई भी प्रश्न ऐसा ना रहे जिसे आप हल ना कर पाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। एक प्रश्न क्या शायद आपका छूट गया पीछे, हाँ ये इसका आंसर नहीं बताया था हमने। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है, तो प्रथम देश भाषा आपकी पाली है। हमने बताया था भारत की प्रथम देश भाषा पाली है। ये बौद्ध धर्म की भाषा है, ये लोक में प्रचलित थी उस समय, तो ये पाली देश भाषा है, ठीक है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। 15 अगस्त 1946 को, 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1950 को। सभी लोग आंसर अवश्य करें, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या आपका डी सही है। आप लोग आंसर अवश्य करते रहा करें तो पता चलेगा आपकी तैयारी किस तरह चल रही है, कहाँ पर आपको समस्या आ रही है, कौन से टॉपिक से संबंधित आपको समस्या आ रही है, समझ में आ जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है 14 सितंबर 1949 को। संविधान में हिंदी भाषा का जो उल्लेख किया उससे संबंधित भी प्रश्न आ जाते हैं, जैसे आपका ये प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस बात का उल्लेख है। संघ की राजभाषा का, राज्यों के साथ पत्राचार की भाषा का, उच्चतम न्यायालय की भाषा विषयक निर्देश या हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो आपका कौन सा क्वेश्चन आंसर सही होगा, ए, बी, सी या डी। ये प्रैक्टिस सेट में भी कराया हुआ है, ये आपकी पुरानी परीक्षा में आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आपको उठाकर देखेंगे तो अवश्य मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे आप तो ये प्रश्न अवश्य मिलेगा। तो इसी तरह और अन्य प्रश्न बन सकते हैं इससे, संविधान से रिलेटेड।
तो ये अवश्य पढ़कर जाएं, संविधान में अनुच्छेदों का उल्लेख है ना बेटा, पढ़कर अवश्य जाएं। तो भाग 17 में, भाग 17 भी याद रखें, पूछ लिया जाए भाग 17 कौन सा भाग है जिसमें भाषा संबंधित है, राजभाषा संबंधित है आपका समय, तो भाग 17 है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक थे, 343 से 351 तक। इनका वर्णन है अनुच्छेद 343 से 351 तक संविधान में भाषा संबंधी उल्लेख है इसमें, 343 से 351 तक। ठीक है, संविधान के भाग 17 में। ठीक है, इसको याद रखेंगे बेटा। तो संघ की जो राजभाषा हिंदी है, लिपि देवनागरी है, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया था, इसको नोट कर लेंगे 343 में। संघ की राजभाषा, अगर प्रश्न आ जाए संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है, इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 343 को नोट कर लें बेटा। राज्यों के साथ पत्राचार की भाषा, राज्यों के साथ पत्राचार किया गया था 346 में। ये मतलब राज्यों के साथ पत्राचार की भाषा हिंदी रहेगी या किस भाषा का वर्णन है, ये इसमें दिया गया है 346 में, अनुच्छेद 346 में। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा विषयक निर्देश आपके दिए गए हैं बेटा 348 में। ये इंपॉर्टेंट है, 343 से 351 के बीच ये अनुच्छेद दिए गए हैं, ये आपके महत्वपूर्ण है। हिंदी के विकास के लिए निर्देश कौन से अनुच्छेद में दिया गया है बेटा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, तो ये 351 में है। ये सभी नोट कर लें। तो आपका जो राइट आंसर होगा, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस बात का उल्लेख है, तो हम टिक कर लेंगे कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश है। 1 मिनट बेटा, एक पानी पी लें। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस बात का उल्लेख है, अब आपको पता चल गया, हिंदी के विकास के लिए निर्देश है 351 में। इन सभी को नोट कर लें, 343, 346, 348 और 351, इससे संबंधित आपके प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में, इसको नोट कर लें बेटा। लिपि किस भाषा का आधार है, लिखित भाषा का, मौखिक भाषा का, सांकेतिक भाषा का या मनोभाषा का। तो लिपि का जो प्रयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, लिपि से किसी भाषा को हम लिख सकते हैं, यानी किसी भाषा का जो लिखित रूप है, जिन चिन्हों से किसी भाषा को लिखा जाता है वही लिपि कहलाती है ना। किसी भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाएगा, लिपि। किसी भाषा को लिखने के चिन्ह जो हम प्रयोग करते हैं वही लिपि कहलाते हैं। तो लिखित भाषा का, तो आपका राइट आंसर है बेटा लिखित भाषा। मौखिक भाषा में तो प्रयोग होगी नहीं, ना ही सांकेतिक भाषा में, ना ही मनोभाषा में। तो आपका जो राइट आंसर होगा लिखित भाषा, ये 9 है लिखित भाषा। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, तो हमारी लिपि कौन सी है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है ना। तो कौन सी, किससे माना जाता है, देववाणी से, ब्राह्मी से, खरोष्ठी से या सिंधु लिपि से। 3 लिपियां हैं भारत में, ब्राह्मी, सिंधु। पहले थी सिंधु थी, सिंधु जो हड़प्पा सभ्यता में मिली, सिंधु लिपि, खरोष्ठी लिपि और आपकी देवनागरी, सॉरी ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। ठीक, सिंधु लिपि थी वो चित्रात्मक थी, जो हड़प्पा सभ्यता में मिली। खरोष्ठी लिपि, ये जो लिपि है इसको गांधारी लिपि भी कहते हैं, खरोष्ठी लिपि को गांधारी लिपि भी कहते हैं बेटा। ठीक है, ब्राह्मी लिपि थी, ये इसमें 2 शैलियां थी, उत्तर शैली और दक्षिण शैली। उत्तर शैली और आपकी दक्षिण शैली, किसमें, ब्राह्मी लिपि में, दक्षिण शैली। तो उत्तर शैली में हमारी देवनागरी लिपि है, देवनागरी। तो ब्राह्मी लिपि में देवनागरी लिपि आएगी आपकी, देवनागरी लिपि। और तमिल, तुलु, ये भाषाएं जो हैं वो दक्षिण शैली की हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा बेटा, देवनागरी लिपि निकली है ब्राह्मी लिपि से, इसको याद रखेंगे। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से है, ये आपकी पुरानी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अब हम हिंदी साहित्य के जो भी काल हैं, इस क्लास में हमने
रीतिकाल तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं और जो आधुनिक काल है उसके कल की क्लास में आपको प्रश्न मिलेंगे और आपका हिंदी साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है वो 4 पार्ट्स में बांटा है। आदिकाल हिंदी साहित्य को 4 पार्ट्स में बांटा है बेटा। आदिकाल में, भक्ति काल में, फिर उसके उपरांत रीतिकाल हिंदी साहित्य का काल विभाजन है ये आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल। तो आज की क्लास में हमने जो भी प्रश्न रखे हैं आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल से रखे हैं और कल की क्लास में आधुनिक काल रखेंगे। तो आपके ये इतने काल आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाए, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं उनको हमने रखा है आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को। तो हिंदी साहित्य का ये काल विभाजन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को चारण काल किसने नाम दिया? अब आदिकाल तो सबसे पुराना काल, पहला काल क्या है? आदिकाल, फिर उसके उपरांत भक्तिकाल, फिर उसके उपरांत रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। तो हम पहला पढ़ेंगे आदिकाल। आदिकाल को चारण काल किसने नाम दिया है? ये प्रश्न आपका पुरानी परीक्षा में आया हुआ है। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने या डॉक्टर ग्रियर्सन ने? तो आपका राइट आंसर बेटा क्या होगा? ये मैंने प्रश्न आपका प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य करें बेटा। ए होगा, बी होगा, सी या डी? आदिकाल को चारण काल किसने कहा है बेटा? तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने। आदिकाल को चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा है। आदिकाल के हम अन्य नाम भी देख लेंगे। आदिकाल के अन्य नाम, आदिकाल के अन्य नाम या आदिकाल का नामकरण जो किया, अन्य नाम, और कौन कौन से कवियों ने इनका नाम दिया है। चारण काल पता चल गया, डॉक्टर ग्रियर्सन ने, है ना। फिर बीज बपन काल प्रैक्टिस सेट में रखा था, बीज बपन काल किसने नाम दिया? बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बेटा साथ के साथ नोट करते जाएं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर आपका वीर गाथा काल, वीर गाथा काल शुक्ल ने। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। पूरा नाम रामचंद्र शुक्ल, कंफ्यूज नहीं होना है, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। नंबर 3 सिद्ध सामंत काल। ये काल के नाम आपकी परीक्षा में आ रहे हैं तो नोट कर लें ये कालों के नाम और उनके नामकरण रखने वाले लेखकों के नाम। राहुल सांकृत्यायन, ये याद भी करते चले साथ के साथ। चारण काल कहा है ग्रियर्सन ने, बीज बपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीर गाथा काल नाम दिया है शुक्ल ने, इसमें वीरों की गाथाओं के विषय में वर्णन है ना। सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। इस काल की जो रचनाएं थी वो वीर गाथा पर थी, यानी कि वीरों की गाथाएं, जो वहां राजा थे उनकी वीर गाथाओं का वर्णन किया गया था इस काल में। इसलिए जो रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने इस काल को वीर गाथा काल कहा है। सिद्ध सामंत काल भी कहते हैं इसको, सिद्ध सामंत काल। अगला है आपका प्रारंभिक काल। शुरुआत का काल था तो नाम दे दिया प्रारंभिक काल। अब ये प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु ने। बेटा आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही? क्लास अच्छी तरीके से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक नाम और रह गया, अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल। अब इस काल की जो भी रचनाएं थी वो ज्यादातर अपभ्रंश की भाषा उसमें प्रयोग की गई थी, इसलिए इसको अपभ्रंश काल भी कहा गया। और ये कहा था आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नोट करते रहें बेटा, आपकी परीक्षा के लिए ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये नाम याद कर लेंगे आप लोग, 4, 5 और ये चारण काल वाला 6 नाम आपको रट जाने चाहिए। बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन और प्रारंभिक काल आपका मिश्र बंधु ने, है ना। चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन,
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनको नोट कर लेंगे, फिर हम प्रश्न को हल करेंगे। इसमें सिद्ध थे, कौन थे, कितने सिद्ध थे, 84। और सरहपा इससे संबंधित थे सिद्धों से, है ना। सिद्ध कवि कौन थे, सरहपा, और ये 84 थे, इसको नोट कर लेंगे। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई, 84, ठीक। सरहपा सिद्ध कवि थे और इनकी जो भाषा थी वो सांध्य भाषा थी, सांध्य भाषा। इसमें नाथ भी मिलेंगे, नाथों की संख्या कितनी है, नाथों की संख्या 9 थी, ठीक है। इसमें कौन थे, गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक आपसे पूछे जाएं तो आपकी जो लुसेंट की बुक है उसमें गोरखनाथ दिए हैं, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, इसको भी नोट कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी कोई इंपोर्टेंट याद आएगा पॉइंट्स तो यहाँ पर अवश्य लिखेंगे। चलिए रचनाएं कुछ लिख लें, चलो बाद में लिखते हैं। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, हमारा प्रश्न है 12वां, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, विद्यापति को, चंदर बरदाई, जगनेक या देवसेन। मैथिल कोकिल किसे कहेंगे बेटा, ये एक प्रश्न आप हल कर लेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में बहुत बार कराया है, सर ने इस पर शॉर्ट्स भी बनाया है, तो आप अगर टाइम से क्लास अटेंड कर रहे होंगे तो ये प्रश्न अवश्य हल कर लेंगे। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है, विद्यापति। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं चंदर बरदाई। पृथ्वीराज रासों ये लिखी है चंदर बरदाई ने, जो पृथ्वीराज चौहान राजा थे उनके विषय में इसमें लिखा गया है, उनकी वीर गाथा का वर्णन किया गया है पृथ्वीराज रासों में, ठीक है। ये याद रखेंगे बेटा, पृथ्वीराज रासों किसने लिखी है, चंदर बरदाई ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। और भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हम लिख लेंगे। देवसेन की श्रवकाचार्य, इस पर तो इसमें प्रश्न आपको मिल जाएगा। बीसल देव रासों आ जाए, बीसल देव रासों, बीसल देव रासों अगर पूछ लिया जाए, ऐसे प्रश्न बन जाए, रासों साहित्य कौन से काल में लिखा गया, हमने प्रश्न बनाया एक यहीं से, रासों साहित्य कौन से काल में लिखा गया, तो आप टिक कर लेंगे आदिकाल में, क्योंकि अभी आदिकाल के विषय में हम बता रहे हैं और रासों साहित्य जो लिखे गए हैं वो आदिकाल में। तो बीसल देव रासों जो लिखी है वो किसने लिखी है, नरपति नालह ने, नरपति नालह ने। जो विद्यापति आपके आदिकाल के कवि हैं, इनकी रचना लिख लेंगे पदावली, और पदावली जब इन्होंने लिखी तभी से इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाने लगा। इनकी कीर्तिलता एक फेमस रचना है, ये भी लिख लें, कीर्तिलता किसकी है, विद्यापति की, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इनको लिख लें, विद्यापति की पदावली और कीर्तिलता। पृथ्वीराज रासों चंदर बरदाई की है, विसल देव रासों नरपति नालह की है। रासों साहित्य आदिकाल में लिखे गए थे, ये प्रश्न आपके बन गए। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम किसने दिया, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ये आपका प्रश्न भी पुरानी परीक्षा में आपके आया हुआ है, तो आपका जो राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया, रामचंद्र शुक्ल ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, ये आपका कभी एग्जाम में आ जाए तो आप गलत ना करें, इसको सही टिक करें। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूर्य को, स्वयंभू को। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि बेटा स्वयंभू को कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि। ये प्रश्न मैंने प्रैक्टिस सेट में आपके रखा हुआ था, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाएगा, स्वयंभू को। और आदिकाल का जो प्रथम कवि भी स्वयंभू को ही माना जाता है, तो इसे इनकी जो रचना थी पवमचर्यु, इसको भी लिख लेंगे, पवमचर्यु। आदिकाल का प्रथम कवि स्वयंभू को मान लेते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहेंगे, स्वयंभू को, ठीक है। ये याद रखना, इससे संबंधित प्रश्न आपके बन गए ये। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है।
जॉर्ज गिरियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, गारसादा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक, इस बात को ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक ये जो थे वो गारसादा तासी थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा बेटा, गारसादा तासी। इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, फ्रेंच भाषा में, और उसका नाम था इतिस्वार, बड़ा नाम है इसका, इतिस्वार द लिटरेत्वर। फ्रेंच भाषा है इसलिए इस तरह है, लिटरेत्वर ए हिंदुस्तान, एंदुई ए हिंदुस्तानी, इस तरह था नाम इसका, एंदुई या लिटरेत्वर ए हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, ठीक है। ये नाम था उसका हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, इतिस्वार द लिटरेत्वर ए हिंदुस्तानी। ये गारसादा तासी ने लिखा था। उसके उपरांत जो लिखा है वो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। ये क्रमबद्ध रूप से रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। अगर यहाँ गारसादा तासी ऑप्शन नहीं होता तो आप रामचंद्र शुक्ल पर टिक करते। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने, इस बात को ध्यान रखेंगे। और प्रथम बार लिखा था गारसादा तासी ने। अगला प्रश्न है, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जियस्यार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्ति किसने कही है? जगनिक ने, विद्यापति ने, चंद्रबरदाई ने या सरापा ने? ये पंक्ति इस तरह से भी आपकी परीक्षा में पंक्तियां आ रही हैं, तो जो भी महत्वपूर्ण पंक्ति है उसको यहाँ पर रखा गया है। 12 बरस लो कुकर जीवे कि 12 बरस लो तो कुत्ते जीते हैं, और 13 लो सियार जीते हैं। बरस 18 क्षत्रिय जीवे, और क्षत्रिय बरस 18 तक ही जीते हैं, आगे जीवन को उनके धिक्कार है। पहले युद्ध लड़े जाते थे तो उनमें उनकी मतलब वहां पर वो मारे जाते थे, वीर गति को प्राप्त होते थे क्षत्रिय। तो वहीं से ये बनाई है पंक्ति कि बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये किसने कहा है? तो आपका राइट आंसर होगा बेटा जगनिक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? कोई परेशानी तो नहीं हो रही कोई? चलिए अब हम पढ़ेंगे भक्ति काल। हमने आदिकाल को कंप्लीट कर लिया, अगला काल है भक्ति काल। इसका हम विस्तार से डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं। इसको कितने भागों में बांटा, आदिकाल हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल जो है आपका वो 2 शाखाओं में बांटा। भक्ति काल को, 1 मिनट, आपकी 3 लाइनें हो गई। भक्ति काल आपका ओके 2 भागों में बांटा। निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा, 2 पार्ट्स में बांटा, निर्गुण और सगुण। ये समझ लेंगे फिर आपको आसानी होगी प्रश्न सॉल्व करने में, है ना। इसको समझ लेंगे, एक परफॉर्मा हमारे मन में बन जाएगा और हमारा एक बार अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। आप कहेंगे कि निर्गुण भक्ति धारा कैसी है, सगुण भक्ति धारा कैसी है? तो जहां निर्गुण यानी कि गुणों को नहीं माना, कि अवतारवाद को नहीं माना, अवतारवाद मूर्ति पूजा वगैरह का खंडन था, इसमें अवतारवाद को नहीं माना। और सगुण भक्ति धारा, इसमें मतलब भगवान के साकार रूप की आराधना की है, तो इसमें अवतारवाद मानते हैं, अवतारवाद। ठीक है, इसमें ईश्वर की लीलाओं का वर्णन है, इसमें निर्गुण भक्ति धारा है, इसमें अवतारवाद को नहीं माना है। ठीक है, अब निर्गुण भी 2 पार्ट्स में बट गई, सगुण भी 2 पार्ट्स में बट गई। निर्गुण में आ गए ज्ञान मार्गी शाखा के कवि, ज्ञान मार्गी, और यहाँ पर प्रेम मार्गी। इसे ज्ञान आश्रय और प्रेम आश्रय भी कहते हैं, प्रेम मार्गी। एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा भक्ति काल का। सगुण भक्ति धारा है जो वो रामाश्रय शाखा में बट गया, राम भक्ति धारा में और कृष्ण भक्ति धारा में। अब इसके कवि भी बटे होंगे इसी तरह कृष्ण भक्ति में। ठीक है, ज्ञान मार्गी में आपके जो प्रमुख कवि हैं वो कबीर हैं, ये याद रखेंगे। प्रेम मार्गी में जायसी, कुतुबुन, मंझन, ये कवि आएंगे।
तो जो प्रमुख हैं वो ये नाम लिखे दे रहे हैं। राम भक्ति में तुलसीदास प्रमुख हैं, तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति में आपके प्रमुख हैं सूरदास। तो ये मेन है। और भी लिख लें क्या? राम भक्ति में और भी आएंगे रामानंद, केशवदास, नरहरदास, रामानंद, ठीक, केशवदास, नरहरदास, और भी कई हैं, नाभादास, अग्रदास, ठीक है। इसमें मीरा, रहीम, ये आपके आएंगे। और ज्ञान मार्गी में आपके कबीर हैं, रैदास हैं, ज्ञान मार्गी में आपके कबीर, रैदास, ये आपके ज्ञान मार्गी में। जायसी, कुतुबुन, मंझन, ये आपके किस में आएंगे? प्रेम मार्गी में। मलूक दास, और भी हैं कई, ठीक है। जायसी की रचना कौन सी है? पद्मावत। चलिए यहाँ पर अभी रचनाओं की बात नहीं करेंगे, ये हमने भक्ति काल को 2 पार्ट्स में बांटा, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। जो अवतारवाद को नहीं मानते वो निर्गुण में आ गए, जो अवतारवाद को मानते हैं वो सगुण में आ गए। ज्ञान मार्गी शाखा थी, उसमें संत कवि कबीर, रैदास, मलूकदास ये आए, ठीक है। आपके इन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। कबीरदास ने अपने दोहों में सामाजिक पाखंड जो भी था उसका विरोध किया था, ठीक है। प्रेम आश्रय में इनमें प्रेम के रूप का वर्णन किया गया है। जैसे जायसी ने इसमें प्रेम और प्रेमिका को ही भगवान मान लिया है, तो ये इसमें प्रेम मार्गी शाखा में जायसी, कुतुबुन, मंझन आएंगे, ये याद रखना। और सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम की जो आराधना करते थे वो राम भक्ति धारा के कवि हैं, कृष्ण की आराधना करते थे वो कृष्ण की धारा के कवि हैं। चलिए अब हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। किस काल को स्वर्ण काल कहा है? किस काल को बेटा स्वर्ण काल कहा गया है? तो हमें पता है किस काल को स्वर्ण काल कहा है। कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य करते रहा करें। रीत काल को, भक्ति काल को, आदि काल को या आधुनिक काल को? आधुनिक काल को कहा गया या रीति काल को, आदि काल को या भक्ति काल को? तो आपका जो राइट आंसर होगा बेटा भक्ति काल। अगला हमारा प्रश्न है, साखी के रचयिता हैं। साखी के रचयिता हैं रस खान, कबीरदास, सूरदास या रहीम? तो कबीर जो आपके थे, कबीर, उन्होंने एक रचना की थी बीजक। बीजक उसी के 3 पार्ट थे, साखी, सबद, ये याद रखना बेटा, साखी, सबद, रमैनी। ये कबीर ने बीजक की रचना की। कभी आ जाए बीजक किसकी रचना है तो आप बता लेंगे, कबीरदास की। और इसी के पार्ट है साखी, सबद, रमैनी। इनकी जो भाषा थी वो पंचमेल खिचड़ी थी, सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं इनकी भाषा को, सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी, इसको याद रखेंगे, पंचमेल खिचड़ी। जो कबीरदास की भाषा है पंचमेल खिचड़ी भाषा है, सदुक्कड़ी भाषा है, उन्होंने रचना की थी बीजक की, जिसमें साखी, सबद, रमैनी आएंगे आपके। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। सभी लोग इसको नोट करते रहें। कबीर की 3 रचनाएं हैं, साखी, सबद, रमैनी, बीजक में के ये पार्ट हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अगर आ जाए कबीर की कैसी भाषा थी तो कबीर की सदुक्कड़ी भाषा थी। चंदायान किसकी कृति है बेटा? चंदायान, तो जो चंदायान है वो मुल्ला दाऊद की रचना है। चंदायान आपकी मुल्ला दाऊद की रचना है। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत आपके जायसी की रचना है। पद्मावत लिखी थी जायसी ने, ठीक है। और ये किस भाषा की पूछ भी लिया जाता है, पद्मावत कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो जो आपकी पद्मावत है वो अवधी भाषा में लिखी है। एक प्रश्न आपका यहाँ से बन जाता है, पद्मावत कौन सी भाषा में लिखी गई है? पद्मावत जायसी ने लिखी है और ये अवधी भाषा में लिखी गई है। बेटा इसको नोट करते रहें। आपको कोई समस्या तो नहीं आ रही इन प्रश्नों को सॉल्व करने में? आपको इंटरेस्ट आ रहा हो तो अवश्य बताएं कि अच्छी लग रही हो क्लास, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य आंसर करें। जब आंसर नहीं करते आप तो थोड़ा बोरियत महसूस हो जाती है ना, तो आप लोग आंसर भी साथ के साथ करते रहें। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। ये किसने कहा?
कि मस कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। जो कबीर थे उन्होंने कभी अपने हाथ से कागज को छुआ नहीं और कलम भी हाथ में ग्रहण नहीं की, यानी कलम भी नहीं पकड़ी और कागज भी नहीं छुआ। फिर ये रचनाएं कहाँ से आ गई, अब दिमाग में आएगा। तो जो भी उनके दोहे थे, जो भी उनकी ज्ञान की बातें थी, वो उनके शिष्य लिख लेते थे, वही आज हमको मिलती हैं। तो इन जो कबीरदास थे उन्होंने कभी लेखनी नहीं लिखी थी, उन्होंने कभी कलम अपने हाथ में नहीं पकड़ी थी। तो इन पर ये पंक्ति है कबीरदास पर। तो आपका राइट आंसर बेटा होगा कबीरदास। दादू दयाल नहीं होंगे, रैदास भी नहीं, सूरदास भी नहीं, आपका राइट आंसर है कबीरदास। मस कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, किसके लिए कहा जाता है, तो कबीरदास के लिए। कबीरदास ने कहा था मैंने अपने हाथों से कभी कलम नहीं ग्रहण की और कभी कागज नहीं छुआ। ठीक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्तियां किस कवि की हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य करें बेटा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसने पंक्तियां लिखी हैं? रैदास, कबीर, सूरदास या मलूकदास ने किसने लिखी है? तो ये आपका राइट आंसर होगा बेटा। आप लोग भी साथ के साथ आंसर करें। रैदास ने, कबीर ने, सूरदास ने या मलूकदास ने। तो आपकी जो पंक्तियां लिखी हैं वो रैदास ने लिखी हैं, इनको नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा आप लोगों को मन लगाकर पढ़ना है। ये क्लासेस आपकी बहुत ही मेहनत से तैयार की जाती हैं और आप इनको पढ़कर सफल हो जाएं, यही हमारा उद्देश्य है। मेहनत आपको अच्छी तरीके से करनी है। क्लासेस मैटर हम लोग ला रहे हैं आपके लिए छांट छांट के। आपको बहुत ज़्यादा किताबों से सर नहीं खपाना, पढ़ लेना है उनको और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, आपके ये काम आएंगे। ठीक है। कम टाइम बचा है तो आप जितने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर पाएंगे, अच्छे तरीके से प्रश्न आप हल कर पाएंगे, वही आपके काम आएंगे। साथ के साथ थ्योरी भी रिवाइज करते रहा करें। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की, कबीरदास की, केशवदास की या सूरदास की? किसकी पंक्ति है? दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये किसकी पंक्ति है बेटा? ये कबीरदास की पंक्ति है। दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, हमें ये लगता है कि कहीं तुलसीदास ने तो नहीं लिख दी कि राम के बारे में ज़्यादातर वर्णन किसने किया है? तुलसीदास ने। तो हमारे मन में आता है तुलसीदास ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन ये किसने कहा है? कबीरदास ने। ठीक है, इसको याद रखेंगे, कबीरदास ने ये बात कही है। ठीक, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्गुण उपासक कवि है। निर्गुण उपासक, अब निर्गुण के कौन से कवि थे? सूरदास, केशवदास, कबीरदास या तुलसीदास? प्रारंभ में ही हमने पार्ट्स में बांट लिया, वहीं हमने बता दिया। तो निर्गुण के उपासक कवि हैं कबीरदास, आपका राइट आंसर होगा कबीरदास। सगुण के पूछ लिए जाएं तो सूरदास भी हैं, केशवदास भी, तुलसीदास भी, क्योंकि ये अवतारवाद पर विश्वास करते हैं और भगवान के रूपों का वर्णन किया है इन्होंने, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक मिनट बेटा। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, मध्वाचार्य, रामदास या वल्लभाचार्य? सूरदास के गुरु कौन थे बेटा? रामानंद, माधवाचार्य, रामदास या वल्लभाचार्य? आपको ये प्रश्न आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य करें। साथ के साथ आंसर करते रहें बेटा, आपको अपनी तैयारी का आइडिया लगेगा। सूरदास के गुरु कौन थे? आप लोग आंसर करें। तो सूरदास के जो गुरु थे बेटा वो वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आप लोगों के एग्जाम में, आपकी परीक्षा में पूरे नंबर आए तो इससे बड़ी प्रसन्नता और नहीं हो सकती हमारे लिए। ठीक है, हम लोग क्लासेस बहुत मेहनत से तैयार करते हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें। चलिए आपका प्रश्न है अगला, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? अवधी में, ब्रज में, खड़ी बोली में या राजस्थानी में? सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? ये रचनाओं की भाषा भी आपकी परीक्षा में पूछी जा रही है, तो याद रखेंगे इनको। तो जो सूरसागर है, सूरदास
ब्रिज भाषा के कवि हैं, तो इन्होंने ये सूरसागर रचना की है ब्रिज भाषा में। सूरदास की रचनाएं आपको मालूम होंगी, एक बार यहाँ पर हम बताए दे रहे हैं सूरदास की सभी रचनाओं के, यहाँ पर आ गई है रचना, तो यहाँ पर सूरदास की सारी रचनाएं समझ लेते हैं, एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो 3 रचनाएं हैं इनकी महत्वपूर्ण, सूरसागर, सूर सारावली, सूर सारावली, सारावली और साहित्य लहरी। एक साथ इनको नोट कर लेंगे रचनाओं को तो आपको तुरंत याद हो जाएंगी। साहित्य लहरी, और तीनों रचनाओं की जो भाषा है वो ब्रिज भाषा है। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये तीनों रचनाएं जो हैं वो ब्रिज भाषा से बनी हैं, ब्रिज भाषा। तो कभी भी इन रचनाओं की भाषा पूछ ली जाए तो आप लोग बता लेंगे बेटा किससे बनी है, ब्रिज भाषा से। किस भाषा में लिखी गई हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, तो ब्रिज भाषा में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? तो आपके जो कीर्तनकार थे सूरदास का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके जो प्रथम नियुक्तकार कीर्तनकार कवि थे सूरदास थे, अष्टछाप के कवि। अष्टछाप के कवियों के नाम हमने प्रैक्टिस सेट में आपको बताए हुए हैं, एक बार यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, अष्टछाप की रचना किसने की, ये भी आ जाता है आपका प्रश्न। तो अष्टछाप की रचना की थी विट्ठलनाथ ने। किसने? विट्ठलनाथ ने। विट्ठलनाथ किसके पुत्र थे? वल्लभाचार्य के, जिसने पुष्ट मार्ग की स्थापना की थी। पुष्ट मार्ग एक संप्रदाय था, उसकी स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। और पुष्ट मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को। आपका प्रश्न बन गया एक और। अष्टछाप के रचनाकार हैं विट्ठलनाथ, ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे। इन्होंने 4 शिष्य अपने पिता के लिए, 4 शिष्य अपने लिए। तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य लिए। अष्टछाप में 8 शिष्य थे, अष्टछाप तो 8 कवि थे, 8 इसमें 8 कवि थे। वल्लभाचार्य के थे 4 शिष्य, और 4 शिष्य थे बेटा आपके विट्ठलनाथ के। ठीक है, और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे, विट्ठलनाथ के 4 शिष्य। ठीक, अब कौन कौन से आपके विट्ठलनाथ के थे, कौन कौन से आपके वल्लभाचार्य के थे? तो जो सूरदास थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नंबर 2 कुम्भन दास वल्लभाचार्य के थे। अष्टछाप के कवियों के नाम हैं परमानंद दास, परमानंद दास आपके अष्टछाप के कवि हैं। अगले हैं कृष्णदास, बेटा आप लोग बोर तो नहीं हो रहे कि अब पढ़ के थक गए हैं, कि बहुत ज़्यादा हौच पौच तो नहीं हो रहा, समझ में तो अच्छी तरीके से आ रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। विट्ठलनाथ के थे शिष्य छीत स्वामी। इससे संबंधित आपका हस्तछाप से संबंधित प्रश्न आ रहा है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा जोर दे रही हूँ समझाने में कि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो जाए इससे संबंधित। बेटा हमारी ये इच्छा रहती है कि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम करा सकें आपको, जिससे आपका प्रश्न जो आपका पेपर है वो अच्छा आ जाए। 7 नंददास, कहाँ गड़बड़ हो गया? हाँ, गिनती गड़बड़ लिख दी है। 5 6 आपका ये 7 और ये आपका 8 नंददास। ठीक है, नंददास। तो सूरदास, कुम्भन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये अष्टछाप के कवि हैं आपके 8। ठीक है, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और ये इधर विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। इनके याद रखेंगे कौन से वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, कौन से विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। ठीक, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है, पुष्टि मार्ग का जहाज। जब इनकी मृत्यु हुई थी तब वल्लभाचार्य ने कहा था पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जो भी प्रणाम करना चाह रहा है वो प्रणाम कर ले। तो ये पंक्ति किसने कही है? पुष्टि मार्ग का जहाज वल्लभाचार्य ने। किसको कहा है? सूरदास को। ये याद रखेंगे। ये प्रश्न यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपका एक बन गया। चलिए, ये क्लास ही आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपके काम का ना हो, सारे पॉइंट्स आपके काम के हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूरदास।
कबीरदास, तुलसीदास और केशवदास। निस दिन बरसत नैन हमारे, ये पंक्ति कही है आपकी सूरदास ने। ये पंक्ति कही है आपकी सूरदास ने। राइट आंसर आपका सूरदास होगा। और एक प्रश्न पीछे शायद रह गया है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? मौसम कौन कुटिल खल कामी, ये पंक्ति सूरदास ने कही है, तुलसीदास ने, कबीरदास ने या केशवदास ने? अगर किसी को बेटा इसका आंसर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य करें। ज्यादा से ज्यादा आंसर करेंगे तो लगेगा आप लोग ध्यान से क्लास पढ़ रहे हैं, है ना, सुन रहे हैं क्लास को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तुलसीदास। ये कहा है तुलसीदास ने, मौसम कौन कुटिल कुटिल खल कामी। ठीक है, अगला प्रश्न। 30 तक हमारे प्रश्न हो गए हैं। अगली पंक्ति है चरण कमल बंदो हरिराई। ये किसने कहा है? चरण कमल बंदो हरिराई। ये फेमस पंक्ति है। और ये पंक्ति किसकी है? सूरदास की, कृष्णदास की, तुलसीदास या नाभादास? तो इस पंक्ति के रचयिता हैं बेटा सूरदास। आपका राइट आंसर है सूरदास। अगला प्रश्न है आपका, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं आलम, बिहारी, कबीर या रहीम। चंदन विष व्यापत नहीं, ये पंक्ति कही है रहीम ने। रहीम ये कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं। ये मुसलमान थे, अकबर के दरबारी थे। ये नवरत्नों में से एक थे, रहीम खाने खाना। इसका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना, है ना। तो इनकी पंक्ति है चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो रहीम की ये पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कृष्णाश्रयी शाखा के कवि थे, ये याद रखेंगे रहीम के विषय में। हरि मोरे पियू मैं राम की बहुरिया पंक्ति किसकी है? रहीम की, तुलसीदास की, कबीरदास की या केशवदास की? हरि मेरे प्रिय है मैं राम की बहुरिया, ये कही है आपकी पंक्ति कबीरदास ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। रामचरितमानस की भाषा कैसी है? भोजपुरी, ब्रिज भाषा, प्राकृत या अवधी? रामचरित किसने लिखी है? तुलसीदास ने। और इसकी भाषा कैसी है? इसकी भाषा है अवधी। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। अब तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाओं को हम यहाँ नोट कर लेंगे बेटा। ये रचनाएं जो हैं आपकी परीक्षा में आ रही है, उनकी भाषा भी पूछी जा रही है। तो इन रचनाओं को नोट कर लेंगे बेटा। नोट कर लो, यहाँ पर कॉपी पेंसिल साथ रखें। पेंसिल नहीं पेन। क्लास में छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो पेन पेंसिल पेंसिल बोलते रहते हैं, वही पेंसिल निकल जाता है। ठीक है, तुलसीदास की रचनाएं हैं रामचरितमानस तो लिख ली हमने अवधी भाषा में। अब लिख लें कृष्ण गीतावली। कृष्ण, यहाँ से आपको रचनाएं भी पता चल जाएंगी किसकी हैं और कौन सी भाषा में लिखी गई है, ये भी प्रश्न पता चल जाएगी। विनय पत्रिका, ये काफी आती है। विनय पत्रिका किसकी रचना है और किस भाषा की रचना है? चलिए, कवितावली, कवितावली, दोहावली, दोहावली, ये इनकी भाषाएं पूछ ली जाती हैं। तो ये तुलसीदास की रचनाएं हैं और भी हैं। ठीक है, वरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये इनकी रचनाएं हैं। जानकी मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। ठीक, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। कृष्ण गीतावली जो आपकी ब्रिज भाषा में है। ऐसा मत करना कि तुलसीदास अयोध्या रामचरितमानस लिखी है तो अवधी भाषा की तरफ के हैं, अयोध्या के हैं। नहीं, ये ध्यान रखना है, इनको हमें पढ़ना है। विनय पत्रिका आपकी ब्रिज भाषा में है। इनकी भाषाएं आपकी परीक्षा में आ रही हैं। कवितावली है वो भी ब्रिज भाषा में है। ये तुलसीदास की रचनाएं हैं ब्रिज भाषा में। दोहावली वो भी ब्रिज भाषा में। ठीक है, इस तरह ये महत्वपूर्ण रचनाओं की भाषा हम लिख लेंगे। तो हमारा प्रश्न कौन सा था? रामचरितमानस की भाषा है अवधी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में 4 कांड हैं, 5 कांड हैं या 7 या 8? तो आपका सटीक आंसर है, राइट आंसर है 7। रामचरितमानस में 7 कांड है। और इन कांडों के नाम भी आप याद कर लीजिए, कभी कभी परीक्षा में इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो पहला कांड है बाल कांड बेटा। दूसरा कांड अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। तीसरा कांड आपका अरण्य कांड है, अरण्य कांड। ठीक है, अगला कांड है किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। इससे सुंदर कांड। अगला लंका कांड, लंका कांड।
और उसके उपरांत उत्तरकांड। ये आपके क्रम से कांड दिए गए हैं, ये परीक्षा में आ जाते हैं, कभी कभी संस्कृत में भी आ जाते हैं, तो ये याद रखेंगे। 5, 6, 7 ये कांड बता दिए, आपके 7 कांड है, ठीक है। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? अभी बताया था, कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केशव कहे न जाए का कहिए, पंक्ति किसकी है? केशव कहे न जाए का कहिए, कि केशव कहा नहीं जाता, तो ये किसकी पंक्ति है? केशव कहे न जाए न का कहिए, ये तुलसीदास की है आपकी। ये तुलसीदास भ्रमर गीत के रचयिता हैं सूरदास। सूरदास की एक और रचना है भ्रमर गीत, ये नोट कर लेंगे। उसके साथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, और इसके साथ भ्रमर गीत। कभी कभी परीक्षा में आ जाता है आपके कि भ्रमर गीत के रचयिता कौन है, तो आप बता लेंगे सूरदास, ठीक है। भ्रमर गीत के रचयिता हैं सूरदास। अगला बढ़ते हैं प्रश्न, अगले प्रश्न को देखते हैं। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गए हो हरिनाम। ये पंक्ति किसने कही है? सूरदास, कबीरदास, केशवदास या कुंभनदास? आप लोग आंसर करें, सूरदास, कबीरदास, केशवदास या कुंभनदास। तो ये पंक्ति बेटा कही है कुंभनदास ने, इसका राइट आंसर होगा कुंभनदास। ये फतेहपुर सीकरी में गए थे, जब अकबर ने बुलाया इन्हें पुरस्कृत करने के लिए, तो ये जब गए फिर जल्लाए, तो रास्ते में जब वापस आ रहे थे तो कह रहे थे कि हमें सीकरी से संतों को क्या काम, आते जाते हमारे रास्ते में चप्पल और टूट गई है ना। तो ये इन्होंने कहा था कुंभनदास ने। रामचंद्रिका किस कवि की रचना है? केशवदास की, रामानंद की, तुलसी या नाभादास? अब रामचंद्रिका तो ये मत लगा देना तुलसीदास की है ना, ये केशवदास की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, रामचंद्रिका। याद रखेंगे आप लोग। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। आप सभी लोग इसको नोट कर लें बेटा, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत। अन्य नामों से भी कवियों को पुकारा जाता है, जैसे मानस का हंस है, तुलसीदास को कहा जाता है मानस का हंस, परीक्षा में आ जाता है तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास। चलिए, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रस गंगाधर के रचयिता कौन है? रस गंगाधर के रचयिता बेटा अभिनव गुप्त हैं, दंडी हैं, पंडित राज जगन्नाथ हैं या आचार्य विश्वनाथ हैं? आप लोग आंसर करें, अवश्य करें इसको। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। रस गंगाधर के रचयिता कौन है? पंडित राज जगन्नाथ, अभिनव गुप्त, दंडी, आचार्य विश्वनाथ। बेटा साथ के साथ आंसर करें, ये मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न कराया हुआ है। तो आपका जो राइट आंसर है हम ही बताए दे रहे हैं, ऑप्शन सी पंडित राज जगन्नाथ। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनको नोट करते चलें। शब्दानुशासन के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद सरापा या स्वयंभू? शब्दानुशासन के लेखक बेटा कौन है? शब्दानुशासन के लेखक कौन है? आप लोग आंसर करें। तो शब्दानुशासन के लेखक हैं आपके हेमचंद, इसको नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे रीतकाल को, ठीक है। रीतकाल तो अन्य नामों से भी जाना जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम रीतकाल को समझ लें। किस काल को हम रीतकाल कहेंगे उसको हम समझ लें। इसमें श्रृंगारता का वर्णन था, श्रृंगारिकता का, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है ना, श्रृंगारिकता का वर्णन था इस काल में। रीति निरूपण था, रीति निरूपण, ठीक है। और ज्यादातर रचनाएं थी वो राजाओं की प्रशंसा के रूप में थी। ज्यादातर इस काल के कवि जो थे वो प्रशंसक बन गए राजाओं के, ठीक। तो ये 3 भागों में बटा रीतकाल। रीतबद्ध कवि इसके कवि थे वो 3 भागों में विभाजित हो गए। रीत सिद्ध कवि और रीत मुक्त कवि। कभी कभी इससे प्रश्न बन जाता है, इसलिए इसका डिस्क्रिप्शन बताना जरूरी है। तो रीतबद्ध कवि हैं इसमें केशवदास आपके आएंगे, केशवदास, चिंतामणि और मतिराम, ठीक है। रीत सिद्ध में आपके आएंगे बिहारी, याद रखना बिहारी।
रीत मुक्त में घनानंद आलम बोधा ठाकुर आएंगे, घनानंद आलम बोधा ठाकुर। ठीक है, एक बार रिवीजन हो गया आपका। ठाकुर ये हैं आपके रीत मुक्त कवि, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें जो रचनाएं थी रीत काल में वो दरबार के वैभव और विलास से जुड़ी थी, दरबार के वैभव और विलास से जुड़ी थी रीत काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं 44। बिहारी सतसई के रचयिता हैं सूरदास, केशवदास, बिहारी लाल या तुलसीदास। तो बिहारी सतसई बिहारी लाल की एकमात्र रचना है बेटा, बिहारी सतसई बिहारी लाल की एकमात्र रचना है, इसको नोट कर लेंगे, आपका राइट आंसर होगा सी। और ये इसमें श्रृंगार रस प्रधान, श्रृंगार शुद्ध ऐसे लिखा जाता है बेटा, श्रृंगार, ये वर्तनी शुद्धता में भी आ जाता है। हम लोग कैसे लिखते हैं, ध्यान नहीं देते, इसको इस तरह लिख देंगे, है ना, तो ये गलत है, श्रृंगार शुद्ध है यह। ठीक, श्रृंगार रस प्रधान दोहे हैं इनके, रस प्रधान। और गागर में सागर भरने का काम करते हैं बिहारी लाल के, गागर में दोहे, गागर में सागर, ये पूछ लिया जाए किनके दोहे गागर में सागर भरने का काम करते हैं, तो बिहारी लाल के। बिहारी सतसई बिहारी लाल की एकमात्र रचना है और इसी रचना से ये फेमस हो गए। इसमें इतने अच्छे दोहे हैं कि ऐसा लगता है गागर में सागर भर दिया है। ठीक है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है, भूषण कवि थे रीत काल के, तो उनकी कविता का इनका पूरा नाम था शिवराज भूषण, शिवराज भूषण। तो इनकी जो रचनाएं थी वो व्यंग्यात्मक थी, श्रृंगारिक थी, ये टाइपिंग मिस्टेक है, प्रशस्ति परक थी या कारुणिक थी। तो जो भूषण की रचनाएं थी वो प्रशस्ति परक थी, प्रशंसा में थी। इन्होंने छत्रसाल दशक, इनकी जो रचनाएं लिख लेना आप लोग, छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवा बावनी, बावनी, शिवा बावनी, इन्होंने रचनाएं लिखी थी, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमी हलाल हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत नार जियत मरत झुक झुक परत जेहि चितवन एक बार। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं, बिहारी की, केशवदास की, रसलीन या घनानंद की। बेटा आप लोग समय से क्लास लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास से जुड़ा करें, तो मेहनत करने में भी अच्छा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से क्लास को पढ़ रहे हैं, आप लोग आंसर कर रहे हैं क्लास को, और आप लोग साथ के साथ क्लास को लाइक और शेयर भी करते रहें। ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, सभी लोग, जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत नार जियत मरत झुक झुक परत जेहि चितवन एक बार। ये पंक्ति किसकी है, बिहारी की, रसलीन की या केशवदास की या घनानंद की। तो ये जो पंक्ति है आपकी, ये रसलीन की है, आपका 46 आंसर है, उसका राइट आंसर है वो है बी, रसलीन। ये परीक्षा में आई हुई है, अमिय हलाहल मद भरे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है, रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने या राहुल सांकृत्यायन ने। तो ये रीत काल के नाम आप लोग याद कर लेंगे। रीत काल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, ये नोट कर लेंगे, रीत काल के नाम है ये। रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा है, रीत काल को अलंकृत काल रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, मिश्र बंधु ने या भारतेंदु ने। बेटा नोट कर लेंगे इसको, आप लोग आंसर अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में आंसर दें इसका, किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, मिश्र बंधु ने या भारतेंदु ने। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा मिश्र बंधु, मिश्र बंधु अलंकृत काल का है, मिश्र बंधु ने, आपका राइट आंसर है मिश्र बंधु। तो रीत काल के हम नाम लिख लेंगे, वैसे तो हमने बता ही दिए हैं। ठीक है, रीत काल को, चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि कुल कल्पतरु के रचयिता हैं मतिराम, कुलपति मिश्र, रसलीन या चिंतामणि। कवि कुल कल्पतरु के रचयिता कौन है, ये एक ही शब्द है, कवि कुल कल्पतरु। तो मतिराम, रसलीन, कुलपति मिश्र या चिंतामणि।
तो ये रचना है कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा बेटा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, चिंतामणि। कवि कुल कल्पतरु रचना है चिंतामणि की। 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन है? तुलसीदास, नाभादास या गोकुलनाथ या नंददास। 84 वैष्णव वार्ता के रचयिता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें बेटा। ये आपका लास्ट प्रश्न है। कल की क्लास में आपके इससे आगे के प्रश्न होंगे। ये आज की मैराथन क्लास थी। कल की इसी मैराथन क्लास का अगला पार्ट आपको कल मिलेगा 7 बजे। सभी समय से क्लास में जुड़ें, सभी लोग समय से क्लास लिया करें बेटा। 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन है? 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता गोकुलनाथ हैं। और ये किसके पुत्र थे? विट्ठलनाथ ने अष्टचाप की रचना की थी। और विट्ठलनाथ किसके पुत्र थे? वल्लभाचार्य के। ठीक, ये सब आपको पता होना चाहिए। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और कल की क्लास के लिए तैयार रहें। 7 बजे आपकी अगली मैराथन होगी 7 बजे। और वहाँ जब आप वो क्लास कर लेंगे तो ज़्यादातर आप साहित्य का पूरा पार्ट कवर कर लेंगे। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे हो जाए, आपके एग्जाम में पूरे नंबर आए, यही हमारा उद्देश्य है। हमारी क्लास का उद्देश्य यही है कि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए। तो बेटा आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।